प्रभु राम की नगरी अयोध्या ने सिर्फ भारत देश के कोनों को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रही है, बल्कि उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में पिरोने के लिए भी आगे आ रहा है। शायद यही वजह है कि अब प्रभु राम की नगरी अयोध्या के राम सेवकपुरम में श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल की स्थापना तमिलनाडु के थेनकुट्टा नामक सेवा संस्था की ओर से कराया गया है। इस मंदिर का मुख्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज होगा। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यह मंदिर उत्तर भारत में मौजूदा बाकी मंदिरों की तरह ही होगा, बल्कि इसका निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। इस आयोजन का मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निर्धारित मुहूर्त पर मंदिर का लोकार्पण करेंगे। व्यवस्थापक लोकनाथ ने बताया कि अयोध्या आध्यात्मिक विस्तार से समृद्ध तथा सनातन धर्म की पालन भूमि है। विश्व के लिए अध्यात्म ज्ञान के किरण के रूप में कार्य करती है। इसके कारण यह निश्चित किया गया है कि दक्षिण भारत के जो श्रद्धालु रामेश्वरम नहीं पहुंच पाते, वो अयोध्या में आकर श्री रामनाथ स्वामी का दर्शन करके अपनी यात्रा पूरी कर सकें। घर में बंधक बनाकर हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई। घटना के दौरान इस्तेमाल की गई कार और तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में ये घटना को अंजाम दिया गया। इकोटेक 3 थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। हालांकि पुलिस ने तमंचा और कार भी बरामद कर ली है। सेंट्रल नोएडा में घर में घुसकर डकैती और लूटपाट करने वाले गैंग के 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सेंट्रल डीसीपी के नेतृत्व में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घटना के दौरान इस्तेमाल कार तमंचा बरामद कर लिया। पूरे मामले पर सेंट्रल जोन डीसीपी शक्ति अवस्थी से खास बातचीत की संवाददाता समीर आलम ने। जो फरार हो गए, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की सूचना कीजिए। सर, कितने लोग थे और किस चीज में ये लोग आए थे? एक ही गाड़ी में आए थे, अलग अलग गाड़ी? ये लोग एक गाड़ी में और एक मोटरसाइकिल में आए थे। दोनों ही हमें बरामद हो चुके हैं। टोटल कितनी टीम लगी थी? इनके ही एक गैंग मेंबर, जिसका नाम हम लोगों ने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि उसकी अभी गिरफ्तारी होनी बची है, तो उसकी ही गाड़ी। और ये लोग घर को रेकी करने के लिए कई बार रेडी लगाते हैं और कई बार ये लोग घर की रेकी करने के लिए कैब भी चलाते हैं। टोटल कितनी टीम लगी थी और कितने कैमरों का देखा गया? करीब 500 से ऊपर कैमरे देखे और 10 के ऊपर टीमें पिछले 1 हफ्ते से लगातार निरंतर इस गैंग को वर्कआउट करने में लगी। और बीते दिनों सेंट्रल नोएडा जोन में हुई डकैती का सेंट्रल नोएडा जोन की पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेंट्रल जोन डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी जी। सर, आपने आपने शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, क्या क्या इनसे बरामद किया है, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है? पिछले हफ्ते थाना इकोटेक 3 के अंदर एक डकैती की घटना हुई, जिसमें से घर से कुछ लुटेरे आकर लूटपाट मचा के गए थे। आज उनमें से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से करीब 2 तोला सोना और करीब 37,000 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा ये लोग टोपी पहन के इन घटनाओं को अंजाम देते थे। टोपी और गमछा पहनकर और आमतौर पर चप्पल पहनकर ये लोग घटना को अंजाम दिया करते थे। हमें इनके पास से टोपियाँ और चप्पल भी बरामद हुई हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए हमने करीब 10 के ऊपर टीमें लगाई थी और 500 के ऊपर कैमरे देखे गए थे और निरंतर टीमें इस पर काम कर रही थी और उसमें एक प्रोफाइल नहीं सफलता हासिल हुई। सर, इसमें कुछ आपराधिक इतिहास भी है अभियुक्तों का? हाँ, बिल्कुल। इनके द्वारा कई घटनाएं खारिज की गई हैं और नोएडा जनपद में 5-6 घटनाएं हमें इनके द्वारा मिली। कितने अभियुक्त फरार हैं सर इस पूरे मामले में? करीब 5-6 अभियुक्त फरार हैं, इनकी जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाएगी। ये थे हमारे साथ सेंट्रल जोन डीसीपी, जिन्होंने बताया लगभग 500 सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद बड़े ही मुश्किल के साथ शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और ये जो अपराधी थे टोपी पहनकर जो है घटना को अंजाम दिया करते थे अपनी पहचान छुपाने के लिए। डीसीपी साहब का कहना है कि जो फरार आरोपी हैं उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, डेली 24 भारत। ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको वैली 2 सोसाइटी में जल जनित रोग का मामला सामने आया। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने
तत्काल कार्रवाई करते हुए मेडिकल कैंप लगाकर निवासियों को चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि 2 सितंबर की रात 12:30 बजे सूचना मिली कि सेक्टर 16B स्थित सुपरटेक इको वैली 2 सोसाइटी में कई लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित है। जिला मलेरिया अधिकारी और उनकी टीम ने सोसाइटी का गहनता से निरीक्षण किया। इस लापरवाही के लिए सोसाइटी प्रबंधन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जिन टावरों में सबसे अधिक रोगी पाए गए हैं उन फ्लैटों से पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, लेकिन सोसाइटी प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भदोई में सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी भदोई पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। साथ ही जिला पार्टी का एकत्रित नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता ग्रहण भी करवाई और साथ ही सदस्यता को बल भी दिया है। अखिलेश यादव के बयान की 2027 में सपा की सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। इस पर मंत्री ने कहा कि सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2027 में सपा की सरकार आएगी ऐसा उनको भ्रम है। जनता का विश्वास मोदी योगी सरकार के साथ है। सभी मोर्चा सदस्य अभियान में जुटे हुए हैं। यूपी में अल्पसंख्यक मोर्चा को 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। हर जाति मजहब के लोगों को सदस्यता दिलाकर बीजेपी की जो विकासवादी सोच है उसे और विस्तार देना है और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश का हर विधानसभा को विकास से जोड़ना ये हमारी योगी और मोदी सरकार का लक्ष्य है। और निश्चित तौर पे जो झूठ का गुब्बारा विपक्ष ने 2024 में फुलाया था वो गुब्बारा फूट चुका है। जनता को मालूम चल चुका है कि किस तरीके से केवल वोट पाने की लालच में विपक्ष ने जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अल्पसंख्यक जो बीएलओ बदले गए हैं किस रणनीति की तरफ? देखिए, कहीं समाजवादी पार्टी के तमाम जो आरोप हैं वो निराधार है, बेबुनियाद है और जनता को गुमराह करने के लिए। समाजवादी पार्टी का राजनीति करने का एजेंडा केवल और केवल समाज को जो है गुमराह करो और राज करो, इस नीति पे काम करती है। पर बीएलओ बदलने की क्या आवश्यकता? देखिए, उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, निराधार बात है। सबका साथ सबका विकास के नारे पे हमारी पार्टी काम कर रही है। गाजियाबाद की थाना टीला मोड़ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ भी किया है। गाजियाबाद की थाना टीला मोड़ पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 8 युवकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर ये सभी 8 युवक अंतर्राज्यीय जनपद वाहन चोर निकले। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की तो उन्होंने परत दर परत अपना पूरा लेखा जोखा सुनाना शुरू कर दिया। बता दें कि उन्होंने कहा, में जेल जा चुका है। उस टाइम में नाबालिग था और यही उसका आपराधिक इतिहास है। नशे का इनके गिरोह का नवीन उर्फ तोतली, ये जो अभियुक्त है ये इनका गिरोह का प्रमुख है, जो कि ये सारी योजनाएं बनाता है और इसी के आदेश पे ये सारी चीज़ें होती है। नशे का कारोबार देखा जा रहा है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में आपराधिक इस ओर बढ़ता है, नशे के लिए काम करता है। नशे के लिए हमारी तरफ से प्रभावी चेकिंग हो रही है और जहाँ पे भी सूचना मिलती है वहाँ पे तुरंत ही त्वरित एक्शन हो जाती है। सर, ये गिरोह कब से सक्रिय है और अभी तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है? ये जो गिरोह है ये 3 साल से सक्रिय है और अब तक जैसे यहाँ पे 6 मोबाइल और 6 बाइक्स बरामद हुई है, तो अब तक ये करीब 20 से ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गोंडा में बाइक चोरी की बढ़ती वारदात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने नगर कोतवाली और एसओजी टीम को अभियान चलाकर जल्द से जल्द बाइक लिफ्ट गैंग को पकड़ने के निर्देश दिए। अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज रावत के नेतृत्व में थाना नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा कर दिया। चोरी की घटना में शामिल 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही इनके कब्जे से चोरी की 15 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज रावत ने बताया कि बाइक लिफ्टर गैंग में शामिल 3 आरोपी गोंडा जिले के रहने वाले हैं और पुलिस 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कई थानों में चोरी और लूट जालसाजी सहित कई गंभीर धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है, जिसे देखते हुए गोंडा नगर कोतवाली पुलिस ने बाइक लिफ्टर गैंग के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कुल 10,000 रुपये नगद
पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इन्होंने अयोध्या में भी 2 मामले इनके सामने आए जहाँ से इन्होंने चोरी की है। कितनी आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, तीनों चोरों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें जो अभियुक्त कौशल है इसके विरुद्ध अभी तक 4 मामले सामने आए हैं। दूसरा अभियुक्त सूरज सिंह, इनके विरुद्ध 5 मुकदमे सामने आए हैं। और तीसरा शुभम सिंह, उसके विरुद्ध एक अभियुक्त भी सामने आए और बाकी की अभी जानकारी की जा रही है। इसमें से 2 सूरज एवं शुभम कोतवाली देहात के निवासी हैं और तीसरा सचिन है, ये थाना वजीरगंज निवासी है। कितने मोटरसाइकिल बरामद हुआ? अभी तक कुल इनसे 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जैसे कि इन्हीं तीनों का गिरोह है या इसके अलावा इनके साथ और भी कोई है या सरगना कोई और है, लीड कहीं और से होते हैं क्या? इस पर पुलिस टीम काम कर रही है? अभी तक की जानकारी में इन तीनों व्यक्तियों का ही एक गिरोह सामने आया है, बाकी और इस प्रकरण में जानकारी की जा रही है। अब इस संबंध में जानकारी की जा रही है। कुशीनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां 2 मैजिक पिकअप वाहन में 4 गौवंशीय पशु बरामद किए गए हैं। साथ ही पशु तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुर्कापट्टी पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ पर 4 पशुओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके साथ ही पुलिस ने यहाँ पे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जनपद कुशीनगर में गौ तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना तुर्कपट्टी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गैंग उसको पकड़ा गया है। इनके पास से 2 पिकअप वाहन और 4 जो गोवंश है वो बरामद किया गया है। इस गैंग का एक सदस्य अनवर अली पुत्र निजामुद्दीन, उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अन्य सदस्य भी जो वांछित हैं जिनके ऊपर टीमें लगाई गई है और इस गौ तस्करी वाली टीम के ऊपर गैंगस्टर करके 14(1) की भी कार्रवाई कराई जाएगी। गौ तस्करी के गैंग को पकड़ने वाले हमारे थाना तुर्कपट्टी की टीम को इसमें इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा ने उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत का दावा किया। तो वहीं 2027 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने का भी बड़ा दावा किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल करने पर आर.के. वर्मा भड़क गए। बता दें कि उन्होंने यहां पर बड़ा बयान भी दिया। आखिरी सवाल ये आपसे है, देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके कुछ समय में, तो आपको क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी किस तरीके से प्रदर्शन करेगी? बीजेपी फिर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और आपको क्या लगता है जो प्रत्याशी हैं आप कितनी सीटें जीत रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश के आम आवाम की जो भावना है वो बदली नहीं है और 2024 के चुनाव में आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हश्र देखा है और यह आक्रोश जो जनाक्रोश है ये कम होने वाला नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। रही बात उपचुनाव की, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। देखिए, बीजेपी के जो नेता है वो लगातार आप लोगों को एक चीज पर घेरते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते थे, थाने से लेकर चौकी तक। कहते हैं कि लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आपको क्या लगता है ये इन बातों में कितनी सच्चाई है और इस समय की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है? ऐसी सरकार कहती है कि पहले से जो चाहे इन्वेस्टर्स आए वो आए, ये समाजवादी पार्टी सरकार में इस तरीके से इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, क्यों? ऐसा क्या था? ये आरोप में कितनी आप सच्चाई मानते हैं? ये आप चैनल की तरफ से पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से पूछ रहे? पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय इन्वेस्टर्स नहीं आते थे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय इन्वेस्टर्स आए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं और आपकी जानकारी के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दो कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बताया गया कि इतना MOU साइन हुआ है, उसमें से उत्तर प्रदेश की कौन से कोने में उद्योग लगे और उन उद्योग धंधों में उत्तर प्रदेश के लोग सहभागी आ रहे हैं? आपको कोई जानकारी है? उन इन्वेस्टर्स में से कौन सा ऐसा उद्योगपति है जो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कारखाना लगाया और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो नौजवान पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा करके रोजी रोटी कमाने का काम करते थे, क्या उन पर लगाम लगी? क्या उनको यहाँ पर रोजगार मिल पा रहा है? इन्वेस्टर्स कहाँ आए और कहाँ चले गए?
देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर ले, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पलायन रोका जाए। जो सरकार के आंकड़े हैं, जो आंकड़े आते हैं, और आप भी जब विधानसभा में रहते हैं तो इन सब आंकड़े आप भी देखते हैं, तो ये बताइए ओडीओपी, क्या आपको लगता है कि पलायन नहीं रुका है सरकार में? आपको शायद ध्यान नहीं है। आप विधानसभा की कार्रवाई पर अगर लगातार नजर डालेंगे तो मैंने सरकार से एक बार कहा था, एक विभाग पर मैंने सवाल किया था, क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कितने बड़े पैमाने पर नौजवान पलायन करते हैं? क्या यह सरकार को जानकारी है? सरकार के उस विभाग ने साफ साफ कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा था कि पूरी सरकार यहाँ पर बैठी है, कोई भी विभाग ये जिम्मेदारी ले ले और मुझे नहीं, पूरे सदन को यह बता दे कि उत्तर प्रदेश के कितने बड़े पैमाने पर नौजवान पलायन करने को मजबूर होते हैं। तो रही बात कि पलायन इससे रुक रहा है, सरकार के पास अगर कोई आंकड़ा ही नहीं है तो सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। दूसरी चीज, जब आपको कोई किसी भी इन्वेस्टर्स की एक भी उद्योग यूनिट आपको दृष्टिगत नहीं है तो क्या वो कल्पनाओं में पलायन रोकने का काम कर रहे हैं? ख्याली पुलाव है ये, कुछ भी नहीं हो रहा है। रही बात भ्रष्टाचार की और लॉ एंड ऑर्डर की बात जो आपने करी है, हाँ, आज तरक्की हुई है, थानों में कमाई बढ़ गई है, थानों में कमाई बढ़ गई है, बिचौलियों की कमाई बढ़ गई है, तहसील और ब्लॉकों पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कमीशन बढ़ गया है, पीडब्ल्यूडी हो, आरईएस हो, पीएमजीएसवाई हो, सेतु निगम हो, किसी भी कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे परियोजनाओं का कमीशन बढ़ गया है। ये सरकार की तरक्की है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए आरके वर्मा जी थे। इन्होंने कहा कि ना कानून व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार हुआ। और चुनाव की बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के आए और 27 को लेकर भी लगातार ये बता रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर एक बार बनेगी। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, DD 24 भारत, लखनऊ। समाजवादी पार्टी से रानीगंज से विधायक 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण के नियमों की अवहेलना करने का कार्य किया और आरक्षण अधिनियम के तहत ये भर्ती नहीं की गई है। आरके वर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी लगातार सालों से आंदोलन कर रहे हैं, वो प्रचंड गर्मी में भी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रानीगंज से विधायक आरके वर्मा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वो सरकार से क्या मांग करते हैं। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, ये मांग हम सब लोगों ने जब 69,000 शिक्षक भर्ती की गई थी तब से हम लोगों ने शुरू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण अधिनियम की अवहेलना करने का कार्य किया है। आरक्षण अधिनियम के तहत ये भर्ती नहीं कराई गई है, आरक्षण में घोटाला करने का कार्य किया गया है। 6800 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको शिक्षक बन जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने, सरकारी तंत्र ने उनको शिक्षक नहीं बनने दिया और वो अभ्यर्थी लगातार वर्षों तक आंदोलन करते रहे। सरकार ने समय समय पर उन पर लाठियां भाजने का काम किया, उनकी गिरफ्तारी करने का काम किया। वो प्रचंड गर्मी में इको गार्डन में धरने पर बैठे रहे, प्रचंड ठंड में इको गार्डन में धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार को तरस नहीं आया। और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में जब प्रकरण गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश जारी किया कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन करने का कार्य किया है। और जो आरक्षण अधिनियम 1994 जो ये कहता है, उसकी धारा 1 की उपधारा 6 यह कहती है कि कोई भी पिछड़ी जाति का या अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी अगर वह अनारक्षित मेरिट क्वालिफाई करता है, सामान्य वर्ग की मेरिट क्वालिफाई करता है, तो उसको आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाएगा, ऐसा आरक्षण अधिनियम कहता है। लेकिन सरकार ने उस अधिनियम की अवहेलना करके 6800 लोगों को नौकरी से बाहर रखा और आज माननीय उच्च न्यायालय ने इसीलिए आदेश दिया है कि फिर से उनको सम्मिलित करके नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। लेकिन सरकार उस पर बहुत संवेदनशील नजर नहीं आती। केवल माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद फिर से जिन लोगों ने उनके हक पर डाका डाला था, वही लोग तालियां बजा रहे थे कि हम उनके हक को हम देने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार अभ्यर्थी कर रहे, अनुप्रिया पटेल के यहाँ और हर जगह लगभग धरना प्रदर्शन कर। लेकिन जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसी का हक नहीं मारा जाएगा,
सबको कहीं ना कहीं समान अवसर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि वो 6800 अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिनकी आवाज को हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम कर रहे थे, क्या उनके हक को सरकार ने नहीं मारा? उनके हक अधिकार पर डाका डालने का काम सरकार ने नहीं किया? आरक्षण अधिनियम के साथ छेड़छाड़ करने का काम नहीं किया? तो सरकार ये कहती है तो लगता है कि एक और झूठ बोलने का काम कर रही है। सरकार के इरादे बिल्कुल गलत हैं, उनके इरादे नेक नहीं है। वह उन अभ्यर्थियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं देना चाहिए। रामपुर में 1,60,000 के बकायेदार किसान को राजस्व की टीम ने उसके घर से उठाकर तहसील के हवालात में बंद कर दिया, जिससे किसान की हालत बिगड़ गई। राजस्व के अफसरों ने तत्काल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया। डॉक्टरों ने किसान की नाजुक हालत को देखते हुए किसान को हायर सेंटर ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर दिया। उधर किसान नेता भी जिला अस्पताल पहुंच गए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए किसान नेता ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो यह सरकार और प्रशासन उनसे बकाया जमा नहीं करा पाई, मात्र छोटी सी रकम के लिए एक गरीब किसान को घर से उठाकर लॉकअप में डाल दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। डीएम से बात करके और बड़े स्तर पर आंदोलन भी करेंगे। इस तरह से किसानों को सताया जाएगा। तो उधर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली और इस मामले पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। शेरगढ़ घाट यमुना नदी पुल पर मोटरसाइकिल और चप्पल छोड़कर युवक यमुना नदी में छलांग लगा दी है। यमुना के द्वारा गंगा में छलांग लगाने का ये बड़ा मामला सामने आया, जहां युवक के द्वारा यमुना नदी में छलांग लगाए जाने के बाद राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही कुठै थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए युवक की तलाश शुरू कर दी। युवक की यमुना नदी में छलांग लगाए जाने की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जालौन जनपद के कुटौदा थाना क्षेत्र के यमुना नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक ने नदी में छलांग लगा दी है। लखनऊ में बारिश के चलते बड़ा हादसा टल गया। मलही टोला में नाले में गिरी मासूम गिर गई और 6 साल की मासूम बच्ची नाले में गिर गई है। तेज बहाव के चलते पानी में बच्ची बहती रही। नाले से लेकर गोमती नदी तक इसकी तलाश की गई। अब तक इस बच्ची की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बच्ची का अभी तक कोई भी सुराग भी नहीं मिला है। बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वजीरगंज थाना मलही टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ बारिश होने के बाद से बच्ची नहर में गिर गई है और अभी तक बच्ची की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया, सिर्फ अभी आए आप लोग बस। मेरा भाई, मेरी लड़की बन गई। नजरा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की शुरुआत करने बीजेपी कार्यालय मंत्री ने सदस्यों को यहां पर पुस्तक का विमोचन किया और शुभारंभ किया। साथ ही प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी 100 सदस्य बनाने का भी लक्ष्य दिया गया। वहीं प्रत्येक मंत्री से जब पत्रकारों ने डीएनए का फुल फॉर्म पूछा तो डीएनए का फुल फॉर्म वो नहीं बता पाए और कहा कि देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, उस विषय पर चर्चा नहीं करनी है। दोबारा से पूछने पर कहा कि जब अखिलेश यादव सामने बैठेंगे तो हम उनको डीएनए का फुल फॉर्म बता देंगे। साथ ही बीजेपी के सदस्यता पुस्तक में लिखे एकात्मक मानवतावाद को लेकर जब सवाल किया गया तो प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र एकात्मक मानववाद के बारे में भी गलत जानकारी देते हुए नजर आए। अखिलेश यादव जी आप लोगों के समक्ष बैठे, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ में बैठे, डीएनए का फुल फॉर्म उनको बताएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पतन का कारण, आपकी पार्टी के पतन का कारण क्या था, वो आपको विचार करने की जरूरत है, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। और जो बुलडोजर आप घुमाने की बात कर रहे हो, तो बुलडोजर जो चल रहे हैं वो उन अपराधियों के ऊपर चल रहे हैं जिन अपराधियों को आपने पोषित किया, प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी करवाई और जिस प्रकार से भय और आतंक का जो माहौल था प्रदेश के अंदर, वो बुलडोजर ने शांत किया है। और ये तो आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर जो है, अब जो भी बदमाश हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उन सभी के यहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई बुलडोजर पर हम 10,000 जो है सक्रिय सदस्य बनाएंगे। जो प्रदेश हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनको 5,000 है, क्योंकि उनको बाहर दौड़ा भागी भी ज्यादा करनी पड़ेगी।
वो विधायक हैं, उनको 10,000 है, सांसद हैं। बुलंदशहर में किसान से 5,000 का रिश्वत लेते हुए लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। दाखिल की गई खारिज के नाम पर किसान से 5,000 रुपए का रिश्वत लेते हुए राम प्रकाश गिरफ्तार हो गया। एंटी करप्शन टीम की मेरठ यूनिट ने राम प्रकाश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बुलंदशहर की सदर तहसील में तैनात था ये लेखपाल राम प्रकाश में आया है। बता दें कि यहाँ पे सदर तहसील में तैनात था लेखपाल राम प्रकाश। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद मध्य में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक मजिस्ट्रेट लिखी हुई गाड़ी जो कि अब हाईवे पर स्टैंड कर रही थी। बता दें कि पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और गाड़ी के साथ मौजूदा युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसीपी सिटी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि जैसे ही वीडियो का संज्ञान लिया गया तो यह गाड़ी नायब तहसील गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी, जिसका गलत उपयोग करते हुए दोनों लड़कों के द्वारा नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी का 25,000 रुपये का चालान काट दिया और दोनों युवकों को स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। स्टंट करने वाले एक युवक नाबालिग तो दूसरा युवक बालिग बताया जा रहा है। कल दिनांक 3 सितंबर 2024 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर को एक वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें कि एक बोलेरो गाड़ी से एक लड़का बाहर लटक कर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। जब इस गाड़ी की छानबीन की गई तो पता चला कि ये गाड़ी गाजियाबाद जिलाधिकारी कार्यालय के नाम पर है और वर्तमान में ये गाजियाबाद जीडीए से संबद्ध चल रही है। वह इसका प्रयोग जीडीए के नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है। इस गाड़ी का तत्काल ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का चालान किया गया है। वह जो दो अभियुक्त इसमें जो है गाड़ी में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। वह आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत विकास कार्यों के लिए शासन से मिले 14,28,000 रुपए ग्राम विकास अधिकारी लालचंद्र ने अपने करीबी फॉर्म संचालकों के खाते में ट्रांसफर कर गोलमाल कर दिया। जांच में गोलमाल की पुष्टि होने पर डीपीआरओ ने आरोपी सेक्रेटरी लालचंद्र पाल को निलंबित कर दिया है। एक्शन के बाद विकास भवन स्थित ओडीएफ कार्यालय से संबंध कर दिया गया है। साथ ही विकासखंड लालगंज की अगाई ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी लालचंद्र पाल ने स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत शासन से मिली धनराशि से जो 14,28,000 रुपये बिना कार्य करवाए अपने चेहरा फॉर्म संचालक के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया। ग्राम पंचायत अधिकारी ने यह धनराशि कूड़ा उठाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए लिया था। जल निकासी के लिए भी और नाली निर्माण के लिए भी ये धनराशि दी गई थी। विकासखंड लालगंज के ग्राम पंचायत अगाईपुर में जो सेक्रेटरी श्री लालचंद पाल जी हैं, उनके द्वारा चार्ज का हस्तांतरण न देने और कार्य जो कराए गए हैं उसका विवरण प्रस्तुत न करने, इन लापरवाही और विवरण प्रस्तुत न करने का अनियमितता किए जाने की संभावनाओं को देखते हुए निलंबित किया गया है। सर कितने का गबन का कुछ चार्ज? अबाउट 14 लाख के आसपास का है, जिसका उसका अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए हैं। अभिलेख प्रस्तुत न करने का उनके द्वारा जो आहरित धनराशि है वो संदिग्ध है, इसी वजह से उसको निलंबित किया गया है। एटा के एक गांव में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही नाबालिग किशोर ने कुकर्म किया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना बगवाला पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे को 16 वर्षीय किशोर ने कमरे में बंद कर उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर घबराकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिजनों ने बच्चे को गंभीर हालत में एटा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया है। थाना बगवाला क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।